आज हम लोग जो चैप्टर करने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है टाइप्स ऑफ कंपनीज। ठीक है, बस मेरी तरफ देखो कामराज, रहने दो, हम जो बोल रहे हो उसको सुनना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंपनीज जो चैप्टर हम लोग करने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है टाइप्स ऑफ कंपनीज। अभी हम लोग पढ़े जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप, ये सब हम लोग पढ़े हैं ना। तो कंपनी कितना तरह का होता है। रिलायंस भी एक कंपनी है, सीएससी भी एक कंपनी है, टाटा भी एक कंपनी है, अपना आसपास में एरिया में भी बहुत सारा कंपनी खुला हुआ है ना। तो बहुत सारा टाइप का कंपनी है। गवर्नमेंट का भी कंपनी रहता है, प्राइवेट का भी कंपनी रहता है, फॉरेन कंपनी भी रहता है, इंडियन कंपनी भी रहता है। तो कंपनी का मीनिंग क्या है ये तो हमको बताने का ज़रूरत तुम लोगों को नहीं है, क्योंकि हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कंपनी का मीनिंग क्या होता है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ कंपनी, कितना अलग अलग टाइप्स ऑफ कंपनी है। तो इसको पढ़ने के लिए एक चार्ट दिया हुआ है, वो चार्ट को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा क्लियर। तो चलिए हम लोग उस चार्ट को पढ़ते हैं, देख लेते हैं। मेनली कंपनी जो है उसको कौन से मोड पे हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं। कंपनी का मोड ऑफ क्लासिफिकेशन अगर है मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन। अगर रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे हम लोग कंपनी को डिवाइड करेंगे तो कंपनी तीन टाइप का हो जाएगा। एक है चार्टेड कंपनी, दूसरा है स्टैट्यूटरी कंपनी, तीसरा है रजिस्टर्ड कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी कितना पार्ट में डिवाइडेड है? तीन, चार्टेड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी और रजिस्टर्ड कंपनी। क्लियर हुआ पॉइंट? सर चार्टर्ड कंपनी का क्या नाम है, क्या मतलब है? अच्छा, चार्टर्ड वर्ड कहीं सुने हो? कहीं नहीं। चार्टर्ड अकाउंटेंट ठीक है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक नहीं सुने? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक नहीं सुने तुम लोग? 4 नंबर ब्रिज में ना बड़ा बड़ा पोस्टर लगा हुआ है। किस तरह भी हाथ में तो देखो, चार्टर्ड कंपनी का मतलब क्या होता है? चार्टर्ड कंपनी का मतलब होता है वो कंपनी जिसको स्टैब्लिश किया गया है बाय द स्पेशल ऑर्डर बाय अ किंग और क्वीन। कोई किंग या क्वीन एक स्पेशल ऑर्डर दिया है और उस ऑर्डर के थ्रू जो कंपनी स्टैब्लिश होता है उस कंपनी को हम लोग बोलते हैं चार्टर्ड कंपनी। जैसे कि इंडिया का ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सुने हो? इंडिया में जो रूल करता था पहले, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कंपनी था ईस्ट इंडिया कंपनी, वो एक चार्टर्ड कंपनी था। समझ में आया बात? क्लियर हो गया मीनिंग चार्टर्ड कंपनी का क्या मतलब है? सबको क्लियर हो गया? दूसरा है स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी का मतलब होता है वो कंपनी जिसको स्टैब्लिश किया गया है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ और उस एक्ट पास होने के बाद वो कंपनी स्टैब्लिश हुआ, तो उस कंपनी को हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी। सर इसका कुछ एग्जांपल दे रही है? इसका एग्जांपल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, LIC। ये सब पार्लियामेंट में लॉ पास हुआ, लॉ पास होने के बाद LIC फॉर्म हुआ, तो ये कौन सा कंपनी हो गया? स्टैट्यूटरी कंपनी। किंग और क्वीन के ऑर्डर से होगा तो चार्टर्ड कंपनी। पार्लियामेंट में लॉ पास होके पास हुआ तो बहुत अच्छा, यही तो तुम लोग याद कर लिए यहीं पे। चलो तीसरा है रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड कंपनी का मतलब होता है वो कंपनी जो कि रजिस्टर्ड होके फॉर्म हुआ है। समझ में आ रहा है? वो कंपनी जो रजिस्टर्ड होके फॉर्म हुआ। इन शॉर्ट बोले तो चार्टर्ड कंपनी और स्टैट्यूटरी कंपनी को छोड़ दो तो बाकी जितना भी कंपनी है रजिस्ट्रेशन के थ्रू फॉर्म हुआ होगा, वो सब हो गया रजिस्टर्ड कंपनी। रिलायंस रजिस्टर्ड कंपनी। रिलायंस को क्या फॉर्म करने के लिए कोई पास हुआ था पार्लियामेंट में एक्ट? हाँ, कोई राजा महाराजा ऑर्डर दिया है, रजिस्टर्ड किया, कंपनी फॉर्म हो गया, स्टैब्लिश हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड कंपनी। समझ में आया बात? चलो नेक्स्ट आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी अगर आप कंपनी को क्लासिफाई करिएगा तो कंपनी क्लासिफाई हो जाएगा सर 3 पार्ट में। वो क्या 3 पार्ट है?
तीन टाइप है, एक है अनलिमिटेड कंपनी, दूसरा है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, और तीसरा है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो जिशान इतना गौर से देख रहे तो देखो, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी का मतलब होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कंपनी का मतलब होता है वो कंपनी जहां पे शेयर होल्डर्स लोग का लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। कंपनी डूबा तो शेयर में पैसा लगाए वो तो गया गया, प्लस घर बाड़ी भी बिक जाएगा। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। समझ में आ रही है? यहां पे शेयर होल्डर्स लोग का लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। दूसरा है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी का मतलब क्या होता है? लिमिटेड बाय शेयर्स इसको बोलते हैं। लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी का मतलब है तुम्हारा लाइबिलिटी जितना तुम शेयर में पैसा लगाए हो बस उतना है। समझ में आ रहा बात? तुम्हारा लाइबिलिटी जितना तुम शेयर्स में पैसा लगाए हो उतना है। समझ में आया बात? कंपनी डूबा, शेयर का पैसा डूबा, यही तुम्हारा लाइबिलिटी है बस। कोई घर आके ठकठकाएगा नहीं तुम्हारा। और थर्ड है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें क्या होता है? तुम्हारा लाइबिलिटी उतना रहेगा जितना तुम शेयर में इन्वेस्ट किए हो प्लस जितना तुम गारंटी दिए हो। सर मतलब समझ में नहीं, क्या मतलब है इसका? देखो ध्यान से समझो। हम जीशान के कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बोला 10 लाख रुपया का हम शेयर्स खरीदेंगे जीशान, और कभी तुम्हारा खराब टाइम आ गया कंपनी का तो 5 लाख रुपया और देंगे। इसको बोलते हैं गारंटी। शेयर्स 10 लाख का खरीदे और उसको आश्वासन दे दिए हैं कि जब तुम्हारा खराब टाइम आएगा कंपनी का 5 लाख और देंगे। इसको बोलते हैं गारंटी। तो अगर कंपनी डूबा तो 10 लाख तो डूबा, साथ में जो 5 लाख का गारंटी हम दिए थे वो भी पैसा हमको देना होगा। तो मेरा लाइबिलिटी कितना रहेगा? अप टू द अमाउंट ऑफ गारंटी आई हैव गिवन। मतलब जो शेयर में पैसा लगाए वो तो गया, प्लस जो तुम गारंटी दिए थे अब उसको भी दो। समझ में आ गया बात? तीनों का डिफरेंस। लिमिटेड बाय, समझ में आ गया बात? लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब एक है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड बाय शेयर, जितना पैसा लगाए उतना का लाइबिलिटी। लिमिटेड बाय गारंटी, शेयर और प्लस जो गारंटी दी है उतना का लाइबिलिटी। समझ में आ गया बात? चलो नेक्स्ट आता है पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट के बेसिस पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है, पब्लिक के इंटरेस्ट के बेसिस पे कंपनी डिवाइड होगा 3 पार्ट में। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड ओपीसी, 1% कंपनी। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड ओपीसी। इसको डिटेल में भी बताएंगे क्या पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी है, ठीक है? अभी थोड़ा स्किप कर रहे हैं इसको क्योंकि इसका फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज में भी जाना है। अब आते हैं ओनरशिप एंड कंट्रोल। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल कंपनी को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। ओनरशिप एंड कंट्रोल के बेसिस में कंपनी कितना पार्ट में डिवाइड होगा? 3 पार्ट। होल्डिंग, सब्सिडरी, गवर्नमेंट। अब देखो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का मतलब समझने के लिए ध्यान से समझो। ये है टाटा और ये है रिलायंस, दो अलग अलग कंपनी है, टाटा और रिलायंस। टाटा क्या किया? धीरे धीरे करके रिलायंस का 51% या उससे ज्यादा शेयर्स खरीद लिया। टाटा क्या किया? धीरे धीरे करके रिलायंस का 51% या उससे ज्यादा शेयर्स को खरीद लिया। तो अब इनडायरेक्टली टाटा जो है वो रिलायंस को कंट्रोल करेगा क्योंकि 51% शेयर इसका खरीद लिया है। तो टाटा जो है इसको हम लोग बोलेंगे होल्डिंग कंपनी क्योंकि ये रिलायंस को अब होल्ड करके रखा है। और रिलायंस जो है ये बन गया है सब्सिडरी कंपनी। किसका? टाटा का। ये अब कंट्रोल्ड हो रहा है टाटा कंपनी के द्वारा। क्यों? क्योंकि इसका 51% या इससे ज्यादा शेयर्स टाटा खरीद लिए। तो वो कंपनी जो कोई दूसरे कंपनी का 51% शेयर्स या उससे ज्यादा खरीद लेता है, कंट्रोल कर लेता है, वो हो जाता है होल्डिंग कंपनी। और वो कंपनी जिसका 51% या उससे ज्यादा शेयर कैपिटल कोई दूसरा कंपनी ओन कर लेता है तो इसको बोला जाता है सब्सिडरी कंपनी। समझ में आया बात? क्लियर हुआ? ठीक है ना? अब गवर्नमेंट कंपनी क्या होगा? गवर्नमेंट कंपनी का मतलब वो कंपनी जिसका 50% या उससे ज्यादा शेयर्स स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करके रखा है। समझ में आया बात?
होल्डिंग कंपनी क्या है, सब्सिडरी कंपनी क्या है, गवर्नमेंट कंपनी क्या है, सब समझ में आ गया। चलो बहुत अच्छा। कुछ डाउट, कुछ पूछना है? फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। होल्डिंग कंपनी मतलब जो कोई दूसरा कंपनी का 50% या उससे ज़्यादा शेयर्स एक्वायर करके रखा है। समझ में आ रहा है बात? और सब्सिडरी कंपनी मतलब जिसका 50% या उससे ज़्यादा शेयर्स एक्वायर हो चुका है। क्लियर हो गया पॉइंट? चलो अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी। नेशनैलिटी के बेसिस पे 3 टाइप्स ऑफ कंपनी है, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी। इंडियन कंपनी मतलब वो कंपनी जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है, जिसका पेरेंट ऑफिस कहाँ है? इंडिया। जैसे कि टाटा, रिलायंस, विप्रो, महिंद्रा, ये सब क्या है? इंडियन कंपनी है। इन्फोसिस, समझ में आया? मारुति, ये सब क्या है? इंडियन कंपनी है। अब आते हैं फॉरेन कंपनी, मतलब वो कंपनी जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस फॉरेन में है। टेस्ला, एप्पल, गूगल, ये सब फॉरेन कंपनी है। नेक्स्ट है मल्टीनेशनल कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल, मल्टीप्लेक्स का मतलब क्या है? एक होता है सिंगल थिएटर और एक होता है मल्टीप्लेक्स में मूवी देखिए। मल्टीप्लेक्स मतलब जहाँ पे एक से ज़्यादा स्क्रीन है, क्वेस्ट, मल्टीप्लेक्स। तो उसी तरह मल्टीनेशन का मतलब होता है वो कंपनी जो एक से ज़्यादा कंट्री में अपना ऑपरेशंस कैरी कर रहा है। वो इंडियन भी हो सकता है, फॉरेन भी हो सकता है। जैसे कि रिलायंस मल्टीनेशनल कंपनी है, इंडियन कंपनी है बट बहुत सारा कंट्री में डील कर रहा है। टाटा इंडियन कंपनी है बट बहुत सारे कंट्री में उसका ऑपरेशन चल रहा है, तो मल्टीनेशनल कंपनी। उसी तरह एप्पल मल्टीनेशनल कंपनी है, समझ में आ रहा? ऑडी, BMW, रेडमी, सब मल्टीनेशनल कंपनी है जो एक से ज़्यादा कंट्री में जिसका प्रेजेंस है। क्लियर हो गया पॉइंट? ये चैप्टर का समझ लो 50% पोर्शन है जो भी एक्सप्लेन किए। हम तो नॉर्मल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए ना, तुमको बुक में तो बड़ा बड़ा दिया हुआ है। चलो अब हम एक स्किप किए थे, जो पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी क्या है सर? व्हाट इज पब्लिक कंपनी एंड व्हाट इज प्राइवेट कंपनी? देखो सबसे पहले हम लोग प्राइवेट कंपनी को समझते हैं। प्राइवेट कंपनी का मतलब होता है वो कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपया है, ठीक है, जो जिसका मेंबर्स लोग शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता है इजीली, रेस्ट्रिक्शन है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के ऊपर। तीसरा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर जिसका हो सकता है 200, और जो कि जनरल पब्लिक से पैसा उठा नहीं सकता, जनरल पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकता है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर जिसका है 2। तो ये सब फीचर जो फुलफिल करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइवेट कंपनी। मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम 200 मेंबर, मिनिमम शेयर कैपिटल पेड अप 1 लाख, मेंबर शेयर्स को एक दूसरे को इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकता है, पब्लिक को कंपनी इनवाइट नहीं करता है शेयर्स खरीदने के लिए, उस कंपनी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइवेट कंपनी। सर पब्लिक कंपनी का मतलब तब क्या होगा? वो कंपनी जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक कंपनी है। एनी कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज अ, बस सिंपल। तो प्राइवेट कंपनी का मतलब समझना है, और जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो क्या हो गया? पब्लिक। और एक आता है ओपीसी 1% कंपनी। ओपीसी या 1% कंपनी, सर इसका क्या मतलब है ओपीसी या 1% कंपनी का? देखो नाम से ही तो पता चल रहा है बाबू इसका मतलब। ओपीसी या 1% कंपनी का मतलब होता है वो कंपनी जिसमें एक ही आदमी है। तो सर तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया ना? नहीं बाबू, कंपनीज एक्ट में इसका भी प्रोविजन है कि एक अकेला आदमी भी कंपनी को इस्टेब्लिश कर सकता है। एक अकेला आदमी भी कंपनी को इस्टेब्लिश कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसका अपना कुछ ड्रॉबैक्स है, अपना एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। सर इसका एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस तो ये है बाबू कि इसका अपना आइडेंटिटी रहता है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस इसका रहता है, ठीक है। कंपनी का जो ओनर रहता है उसका लिमिटेड लाइबिलिटी रहता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस ये है कि इतना इजीली सेटअप इसको नहीं किया जा सकता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग और पेपर वर्क चाहिए इसमें। अदरवाइज सभी कोई 1% कंपनी स्टार्ट करेगा, लोगों का पैसा लेगा, हड़प लेगा, बोलेगा कंपनी डूब गया भाई। अनलिमिटेड लाइबिलिटी तो है नहीं, तो उसको टेंशन है नहीं।
बहुत इसमें झमेला है इसको स्टैब्लिश करने में। समझ में आया? अब देखो कंपनी, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के बीच का डिफरेंस जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोगों को पढ़ना होगा। ठीक है, पेज नंबर 169 में तुम लोग का है और स्क्रीन के ऊपर भी हम दे देंगे, जब वीडियो आएगा तो स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट? चलो अब हम लोग आते हैं, सर प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का भी तो कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज होगा, ऑब्वियसली होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा। तो क्या है सर, उसको देख लेते हैं। एक प्राइवेट कंपनी का क्या एडवांटेज है? पहला एडवांटेज इजी फॉर्मेशन। प्राइवेट कंपनी ना इजीली फॉर्म हो जाता है, उसमें ज़्यादा पेपर वर्क, ज़्यादा झमेला नहीं रहता है। मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल बस 1 लाख, तो 1 लाख कौन नहीं जुगाड़ कर लेगा बोलो? अभी जिसको भी बोलेंगे जुगाड़ कर लेगा ना, नॉर्मली जो भी बिजनेस कर रहा है उसके लिए 1 लाख रुपए तो बहुत कोई बड़ा फिगर नहीं है, वो बड़ा फिगर है बोलो। दूसरा है सीक्रेसी, क्योंकि देखो प्राइवेट कंपनी में मेंबर कम रहता है तो सीक्रेट्स लीक नहीं होता है, सीक्रेट्स मेंटेन रहता है। तीसरा है क्विक डिसीजन, कम आदमी तो डिसीजन जल्दी ले लिया जाएगा। अभी मान लो हम लोग 3 आदमी बैठ के फट से डिसीजन ले लेंगे, अभी हम लोग 30 आदमी बैठ के तो डिसीजन लेने में टाइम तो लगेगा ना। फिर है ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, प्राइवेट कंपनी ना अपना ऑपरेशंस को ईजिली चेंज कर सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहता है बहुत उसमें, पर्सनल टच रहता है, नाम है कंपनी का बट एक पार्टनरशिप वाला फीलिंग आ जाता है इसमें, क्योंकि मेंबरशिप कम है। और सबसे बड़ा एडवांटेजेस तो लिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनरशिप में क्या है, मान लो कुछ गड़बड़ हुआ तो पार्टनर लोग घर बाड़ी भी बिका, ज़मीन फुट में आ गया बेचारा लोग, बट कंपनी में ऐसा नहीं है, लिमिटेड लाइबिलिटी। चलो स्टार्ट किए, डूबा तो क्या होगा यार, जो पैसा रखा हुआ वो डूब जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना, घर बाड़ी बेचना पड़ेगा, फुट में तो नहीं आ जाएगा ना आदमी। बट इसका डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस क्या है प्राइवेट कंपनी का? पहला है लिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या रहता है प्राइवेट कंपनी का? लिमिटेड रहता है। कितना लिमिटेड रहता है सर? क्योंकि देखो कैपिटल तो इसमें जनरली कम रहता है, मेंबर्स भी कम है, तो लाइबिलिटी भी क्या रहता है? लिमिटेड रहता है। दूसरा पुअर प्रोटेक्शन टू मेंबर्स, में मेंबर्स लोग को ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं रहती। देखो प्राइवेट कंपनी में क्या रहता है, कुछ लोग जो है वो लोग के पास ज़्यादा शेयर है तो उन लोग अपना पूरा पावर दिखा रहे हैं, और बेचारा जो गरीब शेयर होल्डर्स लोग है, गरीब मतलब वो पैसा वाला गरीब नहीं, माइनॉरिटी जिसके पास कम शेयर्स है, तो उसका ज़्यादा बात नहीं रखा जाता है। तीसरा है नो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट कंपनी में ना जनरली क्या हो, मतलब प्राइवेट कंपनी में जनरली तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन बढ़ना या घटना डिटरमाइन होना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन पब्लिक कंपनी, तुम रिलायंस में इन्वेस्ट किए, तुम्हारा शेयर कैपिटल बढ़ रहा है या घट रहा है ये इजीली पता चल जाता है तुमको। रेस्ट्रिक्शन, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है प्राइवेट कंपनी का, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। क्या मतलब है सर इस पॉइंट का? इस पॉइंट का मतलब है कि तुम अपना शेयर को इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते दूसरा को, ठीक है। और पब्लिक का कॉन्फिडेंस जनरली प्राइवेट कंपनी कम रहता है। पब्लिक का जो बिलीव है प्राइवेट कंपनी में जनरली वो कम रहता है। सर कैसे कम रहता है थोड़ा बताइए। देखो अगर तुमको कोई सामान खरीदना है, एक छोटा मोटा कंपनी है, तुम क्या बोलोगे यार पैसा लेके भाग तो नहीं जाएगा, ये होता है ना ये। बट कोई बड़ा कंपनी है, पब्लिक, बड़ा कंपनी तो सब पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी तुम अमेज़ॉन से सामान मंगाते वक्त या फ्लिपकार्ट से सामान मंगवाते वक्त सोचते हो कि जा तेरे कपड़ा ला के देगा तो कहीं पैसा पहले दे देंगे, ऐसा नहीं वो नहीं ला के दे, तुमको बिलीव है। बट अगर मान लो कोई भी XYZ कंपनी है तो उसके ऊपर तुम बिलीव करोगे? नहीं करोगे, ठीक है ना। चलो अब आ जाते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पब्लिक कंपनी। सर पब्लिक कंपनी का भी तो कुछ अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज होगा, ये ऑब्वियसली होगा, क्यों नहीं होगा। क्या है? पहले लार्ज रिसोर्सेस, इन लोगों का रिसोर्सेस क्या रहता है? लार्ज। रिलायंस के पास कितना पैसा है? अभी रिसेंटली मेरा एक बात हुआ था, वो अंबुजा है ना, अंबुजा कंपनी, उसका कोई एम्प्लॉय आया था कोई काम से, तो वो बोल रहा था अंबुजा कंपनी के पास इतना रिजर्व है कि 5 साल तक बैठा के सब एम्प्लॉय को सैलरी देगा। हम ऐसे बात हो रहा था लॉकडाउन का लेकर, तो हम उन लोग से पूछे कि अगर लॉकडाउन में आप लोगों का पैसा ऐसा, बोले नहीं नॉर्मली हम लोग का था, थोड़ा बहुत जब काम एकदम नहीं हो तो थोड़ा बहुत कटा, और तो पैसा हम बोले सैलरी कैसे दी है, तो वो बोला अंबुजा के पास इतना पैसा कि वो अपने एम्प्लॉय लोग को 5 साल तक बैठा कर सैलरी देगा। बोलो, तो लार्ज रिसोर्स, सेम रिलायंस वो के सबके पास बहुत पैसा है। मुकेश अंबानी के पास इतना पैसा है कि कल का कर सरकार गिरा दे वो।
इतना बड़ा बड़ा कंट्री को मेन रन कौन करता है? देखो हम लोग सोचते हैं पॉलिटिशियंस, नहीं बाबू, कंट्री को मेन रन करता है बिजनेसमैन। मुकेश अंबानी के हिसाब से पॉलिसी बनेगा, अडानी के हिसाब से पॉलिसी बनता है, तुम्हारा और मेरे हिसाब से नहीं। उन लोग जो बोलेगा मोदी वही करेगा। सिर्फ मोदी का बात नहीं है, कोई भी कंट्री ले लो, यूएस में जो है टेस्ला, फेसबुक, इन लोग जो बोलेगा वो होगा। तो जो बाइडेन अपना मर्जी से हर कुछ नहीं कर सकता है, और ये लोग के पास इतना पावर है, ये लोग चाहे तो सरकार गिरा दे, मार्क जुकरबर्ग चाहे तो राइट लगवा दे हिंदू मुस्लिम में, उसके इतना पावर उसके पास। यूके का इलेक्शन को जो है, यूके का जो इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में फेसबुक इलेक्शन जितवा दिया। अब बोलोगे सर फेसबुक कैसे इलेक्शन जितवा दिया है? इसके ऊपर स्टोरी है, बाद में बताएंगे, अभी क्लास का टाइम वेस्ट हो जाएगा। सोचो तो इन लोग जो है इलेक्शन जितवा सकता है, हरा सकता है पार्टी को, इतना इन लोग के पास पावर है। तो लार्ज रिसोर्सेज, क्यों? इन लोगों का रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है इन लोगों के पास, समझ में आ रहा है? दूसरा लिमिटेड लाइबिलिटी, पब्लिक कंपनी को भी तो लिमिटेड लाइबिलिटी रहते हैं, ये भी एडवांटेज। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, यहाँ पे तुम शेयर, जैसे कि हम रिलायंस का 10 शेयर आज खरीदे, कल हमको बेचना है, बेच दो। हमको है नहीं मुकेश अंबानी से फ़ोन करके परमिशन लेंगे, भाई आपका शेयर बेच सकते हैं, नहीं। पब्लिक कंपनी में ऐसा नहीं है, तुम अपना शेयर इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, वहाँ मैनेजमेंट के लिए सब प्रोफेशनल्स रहता है। अकाउंट्स के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अकाउंट्स स्पेशलिस्ट, सॉफ्टवेयर के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, IITN लोग को हायर करेगा। समझ में आया? तो ये सब एडवांटेजेस है। प्रोटेक्शन ऑफ शेयर होल्डर्स, सब शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, सबका राइट्स को। बट इसका डिसएडवांटेजेस भी है। क्या डिसएडवांटेजेस है? पहला डिसएडवांटेज, डिफिकल्टी इन्फॉर्मेशन, इतना ईजिली फॉर्म नहीं होता है बाबू। कल को तुम सोचोगे हम एकदम पब्लिक कंपनी फॉर्म कर ले, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट सो ईजी। दूसरा, डिले इन डिसीजन मेकिंग, एक डिसीजन लेने के लिए लोगों को 6-6 महीना लग जाता है, 6-6 महीना, साल भर लग जाता है, क्योंकि बड़ा कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स बिजनेस है, इतना ईजी थोड़ी है। लैक ऑफ सीक्रेसी, सीक्रेट रहना नामुमकिन है, ठीक है। स्पेकुलेशन इस शेयर्स, यहाँ पे शेयर्स का बहुत स्पेकुलेशन होता है। अडानी क्या किया, अपना स्पेकुलेटिव शेयर्स का दाम एकदम बढ़ा दिया। समझ में आए बात? तो ये सब क्या है? डिसएडवांटेजेस है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, तो गवर्नमेंट कंपनी क्या है ये तो तुम लोग को बता दिए, है ना। गवर्नमेंट कंपनी मतलब कोई भी कंपनी जिसमें 51% और मोर शेयर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों जॉइंटली होल्ड करता हो, वो हो जाएगा मेरा गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फीचर्स है? पहला, इनकॉर्पोरेशन। गवर्नमेंट कंपनी जो है वो या तो रजिस्टर्ड होगा या तो इनकॉर्पोरेटेड होगा अंडर एनी एक्ट, मतलब कोई एक्ट पास हुआ है और वो एक्ट के थ्रू वो कंपनी फॉर्म हुआ है, जैसे कि SBI, RBI, NTPC, ये सब एक्ट के थ्रू पास हुआ है। सेपरेट लीगल एंटिटी, जैसे सब कंपनी का अपना लीगल एग्जिस्टेंस रहता है, उसी तरह गवर्नमेंट कंपनी का भी क्या रहता है? सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब अपना अलग पहचान। जैसे नॉर्मल जॉइंट स्टॉक कंपनी का रहता है ना, तो वैसे गवर्नमेंट कंपनी का भी रहता है जॉइंट स्टॉक कंपनी का तरह, सेपरेट लीगल एंटिटी। क्लियर हुआ पॉइंट? थर्ड है ओनरशिप। इसका ओनरशिप किसके पास रहता है? मैक्सिमम मेजॉरिटी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास रहेगा, बाकी जो है हो सकता है पब्लिक के पास हो, कोई कंपनी के पास हो, बट मेजॉरिटी जो ओनरशिप है वो किसके पास रहेगा? गवर्नमेंट के पास रहेगा। मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कंपनी को मैनेज कौन करता है? जनरली गवर्नमेंट कंपनी को मैनेज करता है बाय द ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। जैसे SBI को कौन मैनेज करेगा? गवर्नमेंट जिसको अपॉइंट करेगा, है ना। बट इन सर्टेन केसेस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो लोग को सिलेक्ट करता है शेयर होल्डर्स। अब क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स गवर्नमेंट के पास ही है, तो गवर्नमेंट ही डिसाइड कर लेगा कौन बनेगा। समझ में आया बात? ओन स्टाफ, देखो इसका अपना स्टाफ रहता है। जैसे कि देखो SBI गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है ना, लेकिन SBI का अपना स्टाफ है ना एक। समझ में आ रहा है मेरा बात बोलने का क्या मतलब है? SBI एक गवर्नमेंट कंपनी तो है, बट SBI का क्या अपना स्टाफ नहीं है? ऑब्वियसली है, अपना स्टाफ है। समझ में आ रहा है बात? फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, इन लोग के पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी रहता है, डे टू डे एक्टिविटी का ऑटोनॉमी रहता है। SBI हर फैसला अपना गवर्नमेंट से पूछ के नहीं लेता है, नहीं, उन लोग के पास भी ऑटोनॉमी रहता है। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब ये नहीं कि हर चीज़ गवर्नमेंट से पूछ के करेगा। क्लियर? अकाउंटेबिलिटी, लेकिन वो लोग अकाउंटेबल है, किसको अकाउंटेबल है?
गवर्नमेंट को और पब्लिक को। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम तुमको बता रहे, कल को सेंट सेबेस्टियन स्कूल का टीचर लोग एकदम ख़राब पढ़ाने लगे, या डॉन बॉस्को स्कूल का टीचर लोग एकदम ख़राब पढ़ाने लगे, या कोई भी प्राइवेट स्कूल का टीचर एकदम ख़राब पढ़ाने लगे, पब्लिक को कोई लेना देना है उससे? पब्लिक डायरेक्ट बोल देगा, या गवर्नमेंट को कोई लेना देना है? पब्लिक बोल देगा नहीं डालेंगे अपना बच्चा को उस स्कूल में, गवर्नमेंट बोल देगा स्कूल अपने डूबेगा, हमको क्या। बट अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल का टीचर फाकीबाजीगिरी करे या नहीं पढ़ाए, या कोई गवर्नमेंट स्कूल एकदम पढ़ाए वहाँ हो ही नहीं, तो गवर्नमेंट के तरफ वो अकाउंटेबल रहेगा। पब्लिक बोलेगा, मोहल्ला वाला जाके बोलेगा आपका स्कूल में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि भाई वो गवर्नमेंट का है, हम लोग फंड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है बात? क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी रहता है। तो ये सब क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है गवर्नमेंट कंपनी का। ऑब्जेक्टिव्स को नहीं पढ़ना है। चलो अब आ जाते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। क्या एडवांटेजेस है गवर्नमेंट कंपनी का और क्या डिसएडवांटेजेस है? पहले तो एडवांटेज ये इजी फॉर्मेशन, ईजिली फॉर्म हो जाता है। एक एक्ट पास किए पार्लियामेंट में फॉर्म हो गया, या बहुत सारा टाइम इनकॉर्पोरेशन के थ्रू भी फॉर्म हो जाता है। इंटरनल ऑटोनॉमी, उन लोग का डे टू डे एक्टिविटीज़ का उन लोग के पास फ्रीडम है। समझ में आ रहा बात? एसबीआई डे टू डे एक्टिविटीज़ में क्या करेगा? गवर्नमेंट से उसको पूछने का ज़रूरत नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन रहता है, भले वो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय है बट अपने हिसाब से काम करता है। ठीक है, एक्सपर्ट मैनेजमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है बट गवर्नमेंट भी उसको सिलेक्ट करता है जिसको उस फील्ड में इंटरेस्ट है। क्या मतलब है सर इंटरेस्ट है? देखो एसबीआई में कौन जाएगा? जिसको बैंकिंग का नॉलेज है। अब जिसको तिसको तो पकड़ के नहीं ना डाल देगा। समझ में आ रहा है बात? कोलैबोरेशन, बहुत सारे टाइम क्या होता है ना, गवर्नमेंट जो है प्राइवेट कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में काम करता है, तो ये भी एडवांटेज रहता है उन लोगों के पास। डीमेरिट्स भी कुछ है। डीमेरिट्स क्या है? लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। बहुत सारे टाइम देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्राइवेट स्कूल ख़राब किया तो प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल फंसा, टीचर फंसा। गवर्नमेंट स्कूल ख़राब किया, गवर्नमेंट स्कूल का प्रिंसिपल बोलेगा हम क्या करें, टीचर का शॉर्टेज है, गवर्नमेंट टीचर दे ही रहा नहीं, हम क्या करें, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है, गवर्नमेंट बना के दे ही रहा नहीं, हम क्या करेंगे, स्टेशनरी गवर्नमेंट प्रोवाइड ही नहीं करता है, तो हम क्या करें। प्राइवेट स्कूल के पास ये बहाना है, बोलेगा भाई नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाओ, टीचर अच्छा नहीं तो हायर करो। तो बहुत सारे टाइम क्या होता है ना, लोग अकाउंटेबिलिटी ये लोग ना शिफ्ट करता है, मेरा गलती नहीं है, मेरा गलती नहीं है, मेरा गलती नहीं। इसीलिए देखो कोई ब्रिज गिरता है, जैसे ये बिल्डिंग गिरा, बाड़ी वाला फंसा, प्रोमोटर वाला फंसा, ब्रिज गिरा, कौन फंसा? कोई नहीं। गवर्नमेंट बोलेगा प्रोमोटर का वो इंजीनियर का गलती है, इंजीनियर बोलेगा कंपनी का गलती है, कंपनी बोलेगा गवर्नमेंट ऑफिसर लोग का गलती है, इतना लोग घूस खा लिया, गवर्नमेंट ऑफिसर बोलेगा पहले जो था वो लोग का गलती है, उन लोग दिया था इसको, है ना। बट प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं है। दूसरा है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा रहेगा गवर्नमेंट कंपनी में, है ना। अब कोई नेता फ़ोन किया, ये मेरा आदमी जा रहा है, इसको इतना लोन दे दो, उसको दो। प्राइवेट बैंक में ये सब झमेला नहीं है। इनडिफरेंट मैनेजमेंट, देखो मैनेजमेंट में भी जो वही लोग रहेगा जो गवर्नमेंट का बहुत क्लोज है। जैसे कि संबित पात्रा को ओएनजीसी का चीफ बना दिया। अब ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, संबित पात्रा एक डॉक्टर, उसको क्या नॉलेज है ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी का। रिलायंस पेट्रोलियम जो है उसका जो हेड रहेगा तो उसका इससे नॉलेज रहेगा तभी वो हेड करेगा इसको, बट इसको कोई नॉलेज है, तो डॉक्टर है, इसको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का हेड बनाना चाहिए था। इसको ऑयल एंड नेचुरल गैस का क्या मालूमात है, बट क्योंकि वो गवर्नमेंट का क्लोज है, गवर्नमेंट का आदमी, उसको बना दिया, लो तुम बनो। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैनेजमेंट एकदम इनडिफरेंट रहता है। वोट पैक्ट विथ येस मैन, वोट पैक्ट विथ येस मैन का मतलब है सिर्फ येस सर करने वाला आदमी लोग को गवर्नमेंट भर देता है, बस जो हम लोग का बात माने, जो येस सर करेगा बस उसी को रख लो। क्लियर हुआ? तो ये सब क्या है, डिसएडवांटेजेस है गवर्नमेंट कंपनी का। क्लियर पॉइंट? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल इंटरप्राइज, ग्लोबल इंटरप्राइज का क्या मतलब है? ग्लोबल इंटरप्राइज का मतलब होता है वो कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, वो कंपनी जिसका प्रेजेंस मोर देन वन कंट्री में, जो एक से ज़्यादा कंट्री में ऑपरेट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल इंटरप्राइज। समझ में आया बात? जो एक से ज़्यादा कंट्री में ऑपरेट करता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल इंटरप्राइज। समझ में आया है ग्लोबल इंटरप्राइज का मतलब? तो व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल इंटरप्राइज? ग्लोबल इंटरप्राइज का मतलब होता है वो इंटरप्राइज जो इंटरनेशनली मोर देन वन कंट्री में ऑपरेट करता है। रिलायंस, टाटा, BMW, रेडमी, सैमसंग,
गूगल, फेसबुक, अमेज़ॉन, ये सब क्या है, ग्लोबल इंटरप्राइज है। एप्पल, ठीक है। अब इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्लोबल इंटरप्राइज का? पहला फीचर जो है ग्लोबल इंटरप्राइज का, लार्ज साइज। वो कंपनी जो एक से ज़्यादा कंट्री में, तो गरीब तो रहेगा नहीं, छोटा मोटा कंपनी तो रहेगा नहीं, छोटा मोटा कंपनी एक से ज़्यादा कंट्री में ऑपरेट करेगा नहीं। लार्ज साइज, बड़ा लेवल में काम होता है। जोग्राफिकल डिस्पर्जन, को एक एरिया में लोकेटेड, पूरा स्कैटर्ड है, अलग अलग जोग्राफिकल एरिया में प्रेजेंस है। इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर, देखो भले ही अलग अलग जोग्राफिकल एरिया में फैला हुआ है, बट स्ट्रक्चर जो है वो इंटीग्रेटेड है। पावर जो है एक जगह सिमटा हुआ रहता है। इंटरनेशनल मैनेजमेंट, सब कंट्री का अलग अलग मैनेजमेंट, दिल्ली का, इंडिया का हेड कोई और, यूएस का हेड कोई और, यूरोप का हेड कोई और, समझ में आ रहा है? तो इंटरनेशनल मैनेजमेंट रहता है। ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स एक कंट्री से दूसरा कंट्री ट्रांसफ़र होता है। अब जैसे कि एप्पल यहाँ आया तो एप्पल अपने साथ अपना टेक्नोलॉजी भी तो लाएगा। टेस्ला यहाँ आया तो टेस्ला अपने साथ यहाँ टेक्नोलॉजी भी तो लाएगा। समझ में आया बात? और इसका बहुत सारा फॉर्म्स रहता है, उसको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। क्या फॉर्म्स है ग्लोबल इंटरप्राइज का? अगर तुमको एक से ज़्यादा कंट्री में ऑपरेट करना है तो क्या तरीका से तुम ऑपरेट कर सकते हो? सबसे पहला है फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजी का मतलब समझ में आता है? फ्रेंचाइजी का मतलब समझ में आ रहा है? फ्रेंचाइजी का मतलब होता है तुम अपना ब्रांड नेम, लोगो, टेक्नोलॉजी एक किसी को बेच दिए और बोले मेरे नाम से तुम काम करो। जैसे कि मियोमोर, मियोमोर परफेक्ट एग्जांपल है फ्रेंचाइजी बिजनेस का। MBA चाय वाला, तो है ना, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, KFC, ये सब फ्रेंचाइजी बिजनेस करता है। तुमको अगर KFC का आउटलेट खरीदना है, मतलब खोलना है, तुम KFC में गए, बात किए, वो अपना कुछ पैसा लेगा भाई, कितना पैसा आपको देना पड़ेगा KFC का नाम यूज़ करने के लिए, प्लस इसके बदले में हम आपको पूरा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर का डेकोरेशन करके देंगे। मियोमोर में भी होता है। मेरा फ्रेंड खोलने का बात किया था एक मियोमोर, तो बोला था 18 या 20 लाख रुपया बोला था। उसने आपको पूरा मशीन प्रोवाइड करेगा, इंटरनल पूरा डेकोरेशन करके देगा, डेली प्रोडक्ट बेचेगा आपको बस सेल करना है। 25% प्रॉफिट आप रखिएगा, 75% बोले जाएगा। तो ये एक तरीका हो गया फ्रेंचाइजिंग करके इंटरनेशनली जाने का। दूसरा होता है ब्रांचेज। देखो ब्रांचेज में क्या होता है ना, तुम अपना खुद ब्रांच खोले हो। जैसे कि कौन करता है ये? श्रीलेदर। श्रीलेदर फ्रेंचाइजिंग नहीं करता है, ब्रांचेस खोलता है ना, एक यहाँ का ब्रांच, एक वहाँ का ब्रांच। समझ में आ रहा है बात? क्लियर हुआ पॉइंट? मतलब हम ही मालिक है, वो जगह मेरा है, पूरा हम ही ऑपरेट करें। और फ्रेंचाइजिंग में हम बस नाम का ओनर है, हम नाम बेच दिए, पूरा ऑपरेट तुम कर रहे हो, तुमको बस हम समझा रहे, गाइड कर रहे। क्लियर पॉइंट? चलो नेक्स्ट, सब्सिडरीज। सब्सिडरीज का मतलब क्या होता है? होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी समझाए, समझ में? होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी। जैसे कि टाटा जो है वो मान लो कोई एक बड़ा कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, जापान का नाम याद नहीं आ रहा हमको, टाटा उसको पर, हाँ, लैंड रो, रेंज रोवर, ठीक है। अब उसको परचेज कर लिया, अब वो तो जापान का कंपनी था, तो ऑटोमेटिकली जापान में मेरा एक प्रेजेंस हो गया, तो इसको बोलते हैं सब्सिडरी। मतलब वहाँ का कोई कंपनी को खरीद लो और अपना काम करो। समझ में आए? फिर आता है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर मतलब दोनों मिलकर, जैसे कि पहले था हीरो होंडा। हीरो होंडा सुने हो ना? अब तो हीरो अलग, होंडा अलग। अब मान लो होंडा को इंडिया आना, तो होंडा तो जापानीज कंपनी था, वो हीरो के साथ टाई अप कर लिया, चलो मिलकर काम करते हैं। तो ये भी एक तरीका है ग्लोबल जाने का, जॉइंट वेंचर। समझ में आया बात? तो चलो अब आते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ग्लोबल इंटरप्राइज। मल्टीनेशनल कंपनी ग्लोबल इंटरप्राइज का क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है? तो एडवांटेज में पहला फॉरेन कैपिटल। देखो मोदी जी बोलते हैं ना, टेस्ला यहाँ आके बनाओ, तुम यहाँ आके बनाओ, तुम क्यों? वो लोग आएगा तो साथ में पैसा भी तो लाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपने कंट्री में आएगा, फॉरेन कैपिटल आएगा। समझ में आ रहा है बात?
मान लो मेरा ज़मीन है, ठीक है, अब हम किसी को बोल रहे हैं भाई मेरा ज़मीन में आओ तुम, और मेरा ज़मीन में आके जो है घर बनाओ, बिल्डिंग बनाओ यहाँ पे। क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि जाहिर सा बात है, जब बिल्डिंग बनाएगा तो यहाँ पे आबादी आएगा, समझ में आ रहा है? आबादी आएगा तो फिर बिजनेस बढ़ेगा, है ना। आज देखो हम लोग का जो एरिया है तोपसिया, इसमें तुम कुछ भी बेचो, थूक भी बेचो तो बिक जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन इतना हाई है। पानी बेचो बिक जाएगा। मतलब हम जब नए नए यहाँ रहने आए थे, हम हैरान होते थे कि यार आदमी पानी खरीद रहे हैं, क्योंकि हम लोग का वहाँ पे तो ये चीज़ नहीं था। लोग CIT रोड पार्क सर्कल में तो हम लोग खरीदते नहीं थे पानी, लेकिन पानी खरीद रहा आदमी, पानी बेच बेच के इतना पैसा कमा लिया। क्यों? पॉपुलेशन इतना है, तुम कुछ भी बेचो बिकेगा। तो फॉरेन कैपिटल कंट्री में आता है। दूसरा, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। अब जो बड़ा बड़ा कंपनी आएगा तो सिर्फ पैसा नहीं लाता है, साथ में अपना टेक्नोलॉजी भी लाता है। समझ में आ रहा है? जैसे कि एप्पल आया या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो एप्पल तो अपने साथ टेक्नोलॉजी भी लाएगा ना, इससे कंट्री का भी तो फायदा होगा। समझ में आ रहा है बात? इकोनॉमिक ऑफ लार्ज स्केल। जब बड़ा कंपनी आएगा तो वो लोग लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करेगा, और लार्ज स्केल में जब प्रोडक्शन करेगा तो कंट्री का GDP में भी ग्रोथ होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार जनरेट होगा, ठीक है। फिलिप्स टू डोमेस्टिक कंट्री का इंडस्ट्रीज। फिलिप्स टू डोमेस्टिक कंट्रीज का मतलब है, इंडस्ट्रीज का मतलब है कि लोकल इंडस्ट्रीज भी डेवलप करेगा। अब देखो जो बड़ा बड़ा कंपनी आता है ना, तो वो लोग हर काम अपने से नहीं करते हैं, वो लोग बहुत सारा काम जो है ना लोकल इंडस्ट्रीज को दे देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक मान लो यहाँ बड़ा प्रोमोटर आया बिल्डिंग बनाने, तो बड़ा प्रोमोटर जो आया बिल्डिंग बनाने, वो प्रोमोटर सबसे थोड़ी बात करेगा लोकल से। एक दो लोग मोहल्ला का कचरा को पकड़ लेगा, उन लोगों को बोलेगा चलो लोकल थाना पुलिस से तुम लोग बात कर लो, उन लोग पूरा लोकल को पूरा सेट करेगा। समझ में आ रहा है? तो उन लोग को भी खाने पीने का हो जाता है, उन लोग भी अपना खर्चा निकाल लेते हैं। उसी तरह कोई बड़ा कंपनी आया, अब वो बहुत सारा अपना काम को ना सबलेट कर देता है कि तुम लोग करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन आया, तो अब अमेज़ॉन आया तो अमेज़ॉन डिलीवरी के लिए तो किसी को पकड़ेगा, डिलीवरी तो अमेज़ॉन नहीं करता, ई-कार्ट या किसी को भी पकड़ेगा तो ई-कार्ट ग्रो होगा। समझ में आ रहा है बात? उसी तरह मान लो जैसे कि एप्पल आया, आईफोन आया, अब एप्पल यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो हो सकता है एप्पल का सर्विस सेंटर भी तो यहाँ खुलेगा ना, तो सर्विस सेंटर के लिए किसी को सबलेट कर दिया कि ठीक है चलो तुम मेरा सर्विस सेंटर चलाओ। होता है ये चीज़। तो लोकल इंडस्ट्रीज को क्या मिलेगा? बूस्टअप मिल जाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल रेज होगा, ठीक है, और मार्केट और ज़्यादा एक्सपैंड होगा, मार्केट और ज़्यादा बड़ा होगा। अभी टेस्ला का गाड़ी इंडिया में क्यों नहीं चलता है? टेस्ला का गाड़ी का दाम मान लो है 10 लाख, फॉर एग्जांपल, है तो ज़्यादा ही, मान लो 10 लाख, उसके ऊपर 10 लाख रुपए टैक्स भी तुमको देना पड़ेगा। तो 10 लाख का गाड़ी तुमको 2 लाख 20 लाख में खरीदना पड़ रहा है, कोई नहीं ले रहा। जब यहाँ पर मैन्युफैक्चर करने लग जाएगा 10 लाख का गाड़ी तुमको 10 लाख में मिलेगा। समझ में आया? क्योंकि तुमको सब ये कस्टम ड्यूटी पे करना नहीं पड़ेगा। अब इसका डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेज ये है, बहुत सारे टाइम लोकल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर देता है। मतलब देखो बड़ा बड़ा कंपनी आया, उसको तो प्रॉफिट से मतलब है, लोकल एक्सप्लॉइट कर देता है लोकल इंडस्ट्रीज़ को। समझ में आ रहा है? लोकल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर देता है एकदम। दूसरा है मोनोपोली पावर। मोनोपोली पावर का मतलब बहुत सारे टाइम बड़ा बड़ा कंपनी आता है और छोटा छोटा सब इंडस्ट्री को ख़त्म कर देता है और अकेला बन जाता है राजा। समझ में आया? कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करता है। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ होता है बहुत सारा टाइम ना। बड़ा बड़ा जो कंट्री रहता है ना, वो लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री में या डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंपनी में कभी अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं बेचते। जापान में ना चिंगड़ी जानती हो ना तुम लोग, चिंगड़ी श्रिम्प, उसमें कुछ बीमारी निकल गया था। हम लोग उस वक्त स्कूल में थे, 10 या 8 या 10 में होंगे। उसमें कुछ बीमारी निकल गया तो वहाँ का लोग नहीं खाएगा, तो उसमें बीमारी निकल गया, पूरा का पूरा भेज दिया बंगाल में, जाओ वहाँ भेज दो, यहाँ का आदमी खा लिया। उसी तरह 1970s में हम लोग के कंट्री में गेहूं का बहुत कमी हो गया था। अमेरिका से गेहूं एक्सपोर्ट करवाया। अमेरिका हम लोग को वो गेहूं भेजा जो गेहूं सूअर को खिलाने का काम आता था। मतलब जो गेहूं सूअर खाता था उस वक्त, जानवर, वो वाला भेजा। तो अब डेवलप्ड कंट्री है, वो लोग कभी भी बेस्ट टेक्नोलॉजी अंडर डेवलप कंट्री में नहीं भेजता है।
मतलब होता है ना, जो अपना पहन के पुराना हो गया, फट छट गया, तो जाओ दूसरा को दे दो, वही उन लोग का हिसाब रहता है कि अपना पहन के पुराना हो गया और दिल नहीं लग रहा, आपको गरीब गुरबा है, जाओ दे दो, डोनेट कर दो, तो उन लोग का भी यही कॉन्सेप्ट रहता है। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि एमएनसीज जो है, ग्लोबल इंटरप्राइज जो है, वो हमेशा आउटडेटेड टेक्नोलॉजी सेंड करता है अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्री में, ठीक है। और पॉलिटिकल इंटरफियरेंस भी बहुत ज़्यादा रहता है। टेस्ला क्यों आने नहीं मांग रहे इंडिया, जान रहे हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब डिसएडवांटेजेस है। क्लियर पॉइंट। अच्छा, अब देखो तुमको बहुत सारा डिफरेंस दिया हुआ है, उसको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड प्राइवेट कंपनी, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, ये सब डिफरेंस को आप लोगों को पढ़ लेना है। फिर देखो एक और डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल इंटरप्राइज, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, तीनों के बीच का डिफरेंस। तो देखो ये जो डिफरेंस दिया हुआ है ना, इसको तुमको कॉलम फॉर्म में बना के लिखना है। समझ में आ रहा है बात? तुमको क्या करना है, कॉलम बना के लिखना है, ठीक है। क्लियर। तो क्या है डिफरेंस, पहले तो है ओनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का ओनरशिप क्या है, एक आदमी कंट्रोल करता है। पार्टनरशिप में बहुत सारा पार्टनर्स रहता है। और ग्लोबल इंटरप्राइज में क्या होता है, बहुत सारा शेयर होल्डर्स लोग रहते हैं, वो लोग कंट्रोल करते हैं। उसी तरह सेपरेट लीगल एंटिटी, सोल प्रोप्राइटर का कोई सेपरेट लीगल एंटिटी पार्टनरशिप का भी नहीं है, बट ग्लोबल इंटरप्राइज का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। एरिया ऑफ ऑपरेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप के एकदम कम एरिया में काम करता है, पार्टनरशिप उससे थोड़ा सा वाइड रहता है, और ग्लोबल इंटरप्राइज का तो बहुत वाइड एरिया रहता है। स्केल ऑफ ऑपरेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप स्मॉल स्केल, पार्टनरशिप स्मॉल और मीडियम स्केल में ऑपरेट करता है, बट ग्लोबल इंटरप्राइज लार्ज स्केल में ऑपरेट करता है। स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, सोल प्रोप्राइटरशिप का एकदम कम स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी का चांसेस है, पार्टनरशिप का उससे थोड़ा ज़्यादा है, और ग्लोबल इंटरप्राइज का बहुत हाई चांसेस है स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी का। क्लियर हो रहा है? तो ऐसे करके सबको तुमको पॉइंट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। चलो ये चैप्टर हो गया हम लोग का कंप्लीट यहाँ पे।